दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है बड़ी बहू। यह एक सास और बहू के रिश्ते की कहानी है। तारा की शादी के बमुश्किल 2 साल ही बीते थे और उसके सपनों का उगना अभी बाकी था, जिन्हें वह अपने प्यार के आगे बिखेर देना चाहती थी। हमेशा खुश रहना चाहती थी। तारा के मन में हमेशा एक धुक-धुकी की आवाजाही हरदम बनी रहती थी। ना जाने क्यों, पर उसे लगता कि कहीं मदन और उसके बीच सासू माँ की वजह से कभी ना ख़त्म होने वाली दूरियां पैदा न हो जाएं। उसे यही लगता रहता था, क्योंकि मदन को हर हाल में अपनी माँ की हर कही हुई बात सही लगती थी। कभी कोई गलती नहीं लगती थी उनमें। यूँ तो उसे ससुराल में रहने से कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर उसका पूरा ख्याल रखते थे, हर एक चीज़ का ख्याल रखते। मदन को अपने मम्मी पापा से काफ़ी लगाव था। शादी के 1 साल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा और उसे शिकायत का कोई मौका नहीं रहा। पर जब से उसकी देवरानी आई है, तब से उसका जीना दुश्वार हो गया है। सासू माँ की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। न जाने क्या क्या करने लगी है। वे कभी देवरानी का सहारा लेकर तारा को छोटी छोटी बातों पर हमेशा नीचा दिखाती रहती और कभी देवरानी को तारा का सहारा लेकर नीचा दिखाती, यानी कि पूरी की पूरी वैम्प बन गई थी। सासू माँ की इन हरकतों से तारा और उसकी देवरानी के बीच एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। वे कभी आपस में ना निभा पाईं। वैसे भी तो ये उम्र कहाँ दांव पेंच जानती है। वह तो प्यार की सरगोशियों को या प्रेम के रज्जगों को समझती है। वह अपने प्यार में मदन की बाहों में खो जाने को बेताब रहती। उसी का पूरा दिन इंतज़ार करती रहती। हद तो तब हो जाती जब सारा दिन वह सास के तानों को झेलती और रात में अपने पति के आने का इंतज़ार करती ही रहती। सासू माँ का बस चलता तो मदन को तारा के पास भी ना फटकने देती, अपने साथ ही चिपकाए रहती। तारा और उसकी देवरानी के दरमियान खींची लक्ष्मण रेखा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे आपस में कभी भी एक साथ एक पास नहीं रह सकी। बहरहाल देवरानी तो महीने भर में अपने पति के पास बरेली चली गई। पीछे रह गई तारा अपने बेटे के साथ सासू माँ के तानों के दंश झेलने के लिए। कभी कभी तो सासू माँ तारा से 2-2 महीने तक बात तक ना करती, अपनी अकड़ में ही रहती। डाइनिंग टेबल पर भी संवाद बिल्कुल मौन रहते। कोई भी बात करने को तैयार न रहता। वह हमेशा मन मसोस कर रह जाती कि पता नहीं सासू माँ किस बात पर घड़ी घड़ी नाराज़ हो जाती हैं। जब देवरानी बरेली से आती तो तारा की ड्यूटी उसकी सेवा में लगा दी जाती। सासू माँ का सख्त आदेश होता, देखो बड़ी बहू, छोटी बहू कुछ दिनों के लिए आ रही है, उसका पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समय पर उसे खाना और रात को सोने से पहले गरम गरम दूध देना बिल्कुल ना भूलना। तारा को यह कभी बुरा ना लगता कि उसे देवरानी के लिए काम करना पड़ता है। वह तो यह भी खुशी खुशी कर ही लेती, पर वह यह ज़रूर सोचती कि काश सासू माँ ऐसा प्यार मुझ पर भी कभी दिखाएं, कभी मुझ पर भी प्यार जताएं। अलस भोर थी, ठंडी हवा चल रही थी, सभी अपने काम में व्यस्त थे। तारा मठरी छान रही थी। चाची सास आने वाली थी, सो उनके बच्चों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम वगैरह तो करना ही पड़ता है। इसके लिए पहले से ही मठरियाँ बना के रख रही थी। मदन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और बार बार थैंक यू बोले जा रहा था। फ़ोन रख कर बोला, मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और देहरादून में पोस्टिंग मिली है। माँ की समझ में ना आया कि वह खुश हो या फिर बस बात वहीं की वहीं रह गई। बेटे की
प्यारी सी कुनमुनाहट से, अपने विचारों के उतार चढ़ाव से तारा वर्तमान में वापस आ गई। अरे, मेरा बेटा तो मेरे आगे बैठा है। पास लेटे बेटे को देखा। आज उसके चेहरे पर देवदूत जैसी तेज़ी ना थी। जब वह सोता था तो बहुत ही प्यारा लगता था, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार की गर्मी से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, इसलिए वह थोड़ी सी टेंशन में थी। बदन पूरी तरह तप रहा था। तारा बेटे को गोद में लेकर दूध की बोतल बनाने लगी। तभी फ़ोन ज़ोर से घनघना उठा। घंटी बज उठी। उसके ससुर का फ़ोन था। तारा ने फ़ोन उठाया। हेलो तारा, मैं पापा बोल रहा हूँ। कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, क्यों लग नहीं रहा है भला? स्विच ऑफ बता रहा है, बंद करके रखा है क्या? पापा, वो नानू को तेज़ बुखार है, बड़ी मुश्किल से सोया था, सो मोबाइल बंद करके रख दिया था एक साइड। तुम दोनों कब निकल रहे हो? अब तक निकले क्यों नहीं हो? क्या मेहमान की तरह आओगे क्या? शादी के बिल्कुल आखिर में अगले हफ्ते मंडप है। ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे देवर की शादी है? पापा, वो नई जॉइनिंग है ना, तो छुट्टी मिलने में मुश्किल हो रही है। और फ़ोन कट गया। तारा को समझते देर नहीं लगी कि पापा ने नाराज़ होकर गुस्से में फ़ोन काट दिया है। उसके सबसे छोटे देवर की शादी है। सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हैं, क्योंकि घर के सबसे छोटे बेटे की शादी है। लगभग सभी घर वाले, बुआ, चाची, मामी, मौसी आ गई होंगी और उसके ना पहुंचने का उलाना दे रही होंगी। देखा कि बेटा गोद में ही सो गया और तारा उसे वापस लेटाकर काम में लग गई। कार्टन खोल खोल कर बच्चे का कुछ ज़रूरी सामान ढूंढने लगी। सारे कार्टन खोल डाले, पर ज़रूरी सामान अब तक नहीं मिला। सो गुस्से में पैर पटक कर वहीं गुस्से में बैठ गई। अभी हाल ही में देहरादून शिफ्ट हुए थे। मदन को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से जिस दिन यहाँ पहुँचे थे उसे दूसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अभी घर में सामान तक नहीं सेट किया था। बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वह तारा की गोद से उतरता ही नहीं था। सारा दिन उसे गोद में उठाए हुए ही खाना बनाना पड़ता और दूसरे केवल ज़रूरी काम कर पाती। तभी डोरबेल बजी। तारा ने दरवाज़ा खोला। उसके बिखरे बाल, चेहरे पर धूल, अस्त व्यस्त कपड़े देखकर मदन को हंसी आ गई और वो चुप ही नहीं हो रहा था। अरे, मेम साहब को बुलाना ज़रा। क्या तुम मुझे मेड समझ रहे हो? एक तो सारा दिन काम करते करते परेशान हो गई। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, तारा का हाथ पकड़ते हुए बोला। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। तभी तारा ने उसने बताया कि पापा का फ़ोन आया था शादी पे आने के लिए। तारा के दिमाग में ख्यालों का दरिया हिलोरे मार रहा था। पापा को कैसे समझाएं कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तक साथ रहे तो मदन अपनी सारी की सारी सैलरी माँ के हाथ पर रख देता था। ट्रांसफ़र के बाद नई नई गृहस्थी है, ढेरों सामान लेने थे। ट्रांसफ़र के बाद नई नई गृहस्थी बसाने में जो छोटी मोटी बचत थी वह भी पूरी की पूरी खर्च हो गई और मदन की सैलरी भी इतनी नहीं थी कि अतिरिक्त खर्च का बोझ उठा सके। ऊपर से देवर की शादी अचानक तय हो गई थी। गृहस्थी और शादी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करे भला। इसी में तारा बुरी तरह परेशान रहती थी कि आखिर किया क्या जाए। बहरहाल तारा की असली प्रॉब्लम यह थी कि शादी की तैयारी कैसे करें। चलो, अपने लिए तो जैसे तैसे मैनेज कर ले, पर नई देवरानी के लिए क्या शगुन लेगी? कुछ तो देना ही पड़ेगा उसे। कश्मकश हो गई। ज़िंदगी कैसे बसर करे, चादर काटे या पैर छोटे करे, वह लगातार टेंशन में सोचती रही। तारा, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रही हो? हमें भी तो पता चले। मदन ने धीरे से पूछा। मदन, तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो? इतने दिनों से तो तुम्हें समझा रही हूँ, अब तुम ही बताओ।
जब सब लोग शगुन देंगे तो हम लोग क्या करेंगे भला? क्या देंगे हम? कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ तो इंतज़ाम करो प्लीज़, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत। तारा के पास पड़ी चेयर पर बैठता हुआ मदन बोला, अरे तारा, परेशान मत हो, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर सोचा होगा। आखिर पूरी सैलरी में उन्हीं को तो देता था कि उनकी प्यारी बहू अपनी नई देवरानी को क्या देगी। उन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ इंतज़ाम करके रखा होगा। कल जब मम्मी से रात को बात हुई तो कह रही थी कि किसको क्या देना है और क्या नहीं, हम सब खरीद कर ले आए हैं। पर मदन, सोचो ज़रा, अगर ना लिया तो? सारे के सारे रिश्तेदार मुझे ज़िंदगी भर तंज कसेंगे। तारा बुरी तरह रुआंसी हो गई। खैर, मदन ने हमेशा की तरह उसे समझा बुझाकर चुप करा दिया। दिल में तो अजीब सी हलचल मची हुई थी, कैफियत हो रही थी, पर अनमने ढंग से जाने की तैयारी आखिर करनी ही पड़ी। जाना तो पड़ेगा ही। पता नहीं क्यों ससुराल में इस बार तारा को सभी का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा लगा। ऐसे लगा जैसे हर कोई अनमने ढंग से मिल रहा है। चाची, बुआ, ननद सभी उसको इग्नोर कर रहे थे। छोटी छोटी बातों में ऐसे लग रहा था जैसे उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही की बात थी, मंडप के नीचे सभी मेहमान, सभी औरतें आपस में मिलकर गाना गा रही थी। तभी सासू माँ ज़ोर से बोली, अरे भाई, कोई चाय वाय का इंतज़ाम तो करो कि ऐसे ही बैठे रहे हैं हम। तारा उठने ही वाली थी कि सासू माँ ने उसे वापस बिठा दिया। तुम तो रहने ही दो, कोई ज़रूरत नहीं। और चाची सास से बोली, जाओ तुम बनाओ, मेहमानों से काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तारा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर वहीं की वहीं बैठ गई। हद तो तब हो गई जब देवर की ससुराल से जो फल वगैरह आए थे, वे सारे फल एक सुंदर सी टोकरी में थे। बड़ी ही प्यारी टोकरी थी। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। सभी को ये टोकरी बहुत ही अच्छी लगी। तारा ने बहुत उत्साह से सासू माँ से कहा, माँ, कितनी प्यारी टोकरी है ना, यह टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं लेकर जाऊंगी। सासू माँ बड़े तंज में बोली, क्यों? तुम्हें क्यों दूँ? क्या करोगी तुम इस टोकरी का? किसी काम की नहीं तुम्हारे ये। और पास खड़ी काम वाली बाई को बड़े प्यार से बुलाया और बोली, ये टोकरी तुम ले जाना, समझी? आती हूँ, कहकर तारा फ़ौरन उस जगह से दूर चली गई और अपने कमरे में आ गई। उसे बेहद बुरा लगा। एक पल ख्याल आया कि मदन से बात करूं, पर अगले ही पल अपनी माँ की बातें याद आ गई, जिन्हें अपने मन में पूरी तरह बसाकर इस ससुराल में प्रवेश किया था। ससुराल में 4 बातें सह कर रहना पड़ता है बेटा, ये बात ज़िंदगी भर याद रखना। मदन बोला, तारा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई बात हो तो बताना भला मुझे। लेकिन तारा कुछ न कह पाई। उसने हूँ कहकर बात को टाल दिया। शादी के दरमियान जितनी भी बातें हुई, तारा यह सोचकर टालती रही कि चलो ठीक है, घर की बात है, इसमें भला क्या माथा खपाना। और सासू माँ को तो स्वभाव भी है, खाली बातों से भला क्या हासिल होगा। हर एक बात में मीन मेघ निकालना तो सासू माँ का स्वभाव हो गया है, इसलिए वह हर चीज़ को इग्नोर करती रही। बहरहाल शादी धूमधाम से निपट गई। आज बहू देखने का शगुन होना था। माँ ने तारा को एक झुमकी दिखाई और बोली, यह देखो, ये सोने की झुमकी हमने बनवाई है। इसको सरला आने वाली बहू को मुंह दिखाई में देगी। वाह, तारा के मुंह से निकला। सरला तारा की देवरानी थी, दूसरे नंबर की। जब सासू माँ ने सरला के लिए शगुन बनवाया है तो कुछ न कुछ मेरे लिए भी बनवाया होगा, ऐसा सोचकर तारा निश्चिंत हो गई और खुश होकर बैठ गई कि अब उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम गहराने के साथ ही रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया।
गाना बजाना भी लगातार चल रहा था। सारे मेहमान एक साथ हॉल में थे और मुंह दिखाई का प्रोग्राम शुरू किया गया। बेटा परेशान कर रहा था तो तारा थोड़ी देर उसको लेकर अपने कमरे में आ गई। तभी सासू माँ ने किसी लड़की को भेजा कि बड़ी बहू को बुला लाओ और उसे कहो कि मुंह दिखाई के लिए नीचे आ जाए। उस रस्म के लिए पहले उसी को मुंह देखना है। तारा ने उस लड़की से कहा कि सासू माँ को यहाँ भेज दो, मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन सासू माँ तो नहीं आई, पर एक एक करके उसे कोई न कोई लगातार बार बार बुलाने आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो रही थी। तारा खूब मसौदे बांधती कि अभी आ रही हूँ। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर खाली हाथ कैसे जाए। उसके पास तो कोई भी उपहार नहीं था। सासू माँ सबके सामने क्यों उसे जलील करना चाहती हैं। घबराहट और परेशानी के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं। अरे भाई, घर की कुलवधू नहीं आ रही है क्या? हाँ, यही नाम दिया गया था जब उसकी शादी हुई थी और वह ब्याह कर घर आई थी। सबसे बड़ी बहू यानी कि कुलवधू। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लहजा बदल लेने से बहुत कुछ टूट जाता है। यह मैं आज समझ गई थी। मदन भी पता नहीं कहाँ गए थे। माँ पर जो भरोसा था उन्हें, इसलिए बेखबर अपने दोस्तों के साथ पूरे के पूरे बिजी थे। तारा अब रुआंसी हो गई। आंखों में आंसू लिए तारा को सामने शीशे में अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन नज़र आई। यह उसकी माँ की चेन थी। शादी के समय पापा ने इस माँ की निशानी को आशीर्वाद के तौर पर तारा को दे दिया था और उसके गले में डाल दी थी। कहा था, बेटा यह तुम्हारी माँ की चेन है, वह इसे हमेशा पहने रहती थी। तुम भी इसे अपने गले से कभी मत उतारना। जब वह बीमार थी तो उसने यह कहते हुए मुझे अपने गले से उतार कर दे दी थी कि जब तारा की शादी होगी तो उसे पहना देना। यह मेरी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद है। अब तुम हमेशा इसे पहन कर रखना, कभी मत उतारना। यह तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। वह दिन है और आज का दिन है। तब से तारा ने इसे एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। कभी भूल से भी इस चेन को अपने गले से नहीं उतारा। तारा की माँ उसकी शादी के कुछ ही दिन पहले चल बसी थी। चेन गले में पड़ी रहती तो तारा को लगता कि माँ दिल में ही है और हर पल उसके साथ है। तारा निश्चिंतता के साथ अपने पल्लू को सिर पर रखती हुई मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने के लिए हॉल में आ पहुंची। सासू माँ ने कहा, लो आ गई घर की कुलवधू, और सरला को सोने की झुमकी देते हुए बोली, तारा तुम पहले बहू का मुंह देख लो, क्योंकि तुम घर की बड़ी बहू हो, फिर बाद में सरला देखेगी। तारा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे तो इस बात की तसल्ली थी कि सासू माँ ने सरला के साथ साथ मेरे लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर बनवा ही लिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। तारा अब वाक सी रह गई। ये लो मेरा छोटा सा नजराना, कहते हुए तारा ने अपने गले में पहनी हुई माँ की चेन उतारते हुए नई नवेली दुल्हन को दे दी। उसने शर्माते हुए चेन रख ली। क्यों, कड़ा भी तो बनवा सकती थी, ये क्या खाली चेन दे रही हो? माँ ने हमेशा की तरह तंज कसा, पर तारा मुस्कुराते हुए वहीं सबके सामने बीच में बैठ गई। मदन भी दूर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। वह महफिल की रंगीनियों में हंसती हुई तारा को देखकर बोला, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे हैं और मुस्कुराती आंखों में जख्म गहरे हैं। कहकर उसने तारा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। तारा हैरान हो गई। बिना कुछ बोले मदन की आंखों ने तारा से बहुत कुछ कह दिया था। अब उसे अपने पति का साथ मिल गया था। अगले दिन सुबह ही मदन ने जाने की तैयारी कर ली और हमेशा की तरह माँ बड़े लाड़ से
उसे देखते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी, बस जा रहे हो बेटा, थोड़े दिन रुक जाओ ना। मदन बोला, माँ, रिश्ते राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन की सीधी साधी पगडंडी पर चलते हैं। पर शायद तुम्हें ये समझ में नहीं आता। यदि रिश्तों में ज़िद या अभिमान आ जाए तो ये सब तो जीत जाते हैं, पर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हार जाता है। माँ, आपने रिश्तों की मजबूत माला को बांधे रखने के बजाय खुद ही बिखेर दिया। आप तो उस माला का सबसे मजबूत मनका थी। मदन फिर आगे बोला, माँ, मुझे यह तो पता नहीं कि आप तारा से हमेशा नाराज़ क्यों रहती हैं, पर वह आपको हर पैमाने से अपनी माँ ही समझती है। आपको हर पैमाने से वह गलत लगती है। मैं अभी तक आपके साथ था, पर अब मैं सिर्फ तारा के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। अब मैं तारा के साथ हूँ। अब मैं उसको पल पल अपमानित होते नहीं देख सकता। मुझे आज भी याद है कि आपने उसे कुलवधू का दर्जा दिया था, घर की बड़ी बहू। मदन तारा का हाथ थामकर गाड़ी में चुपचाप जाकर बैठ गया। तारा को लगा कि यह उसके धैर्य का फल है कि बिना कुछ कहे मदन सारी की सारी बातें खुद ब खुद समझ गए। उसे मदन का यों अपना पक्ष लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और माँ की चैन जाने का दुख जाता रहा। तारा आज भी जब अपनी देवरानी के गले में माँ की चेन देखती है तो उसे माँ की याद आ जाती है और सोचती है कि एक चेन के ना होने से क्या होता है। माँ का आशीर्वाद अपनी बेटी के लिए किसी सोने की चेन का मोहताज नहीं होता। फिर उसका पति तो उसके साथ है और अब तो कुछ ज़्यादा ही साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।